हिमाचल प्रदेश का टुन्नू-हट्टी पुलिस बैरियर 22 दिसंबर 2014 की सर्द रात। बहुत ही कड़ाके की ठंड रही होगी। बिल्कुल। रात के ठीक 3:50 हो रहे थे और अरीम पुलिस का एक नाका सुनसान सड़क पर अपनी रूटीन चेकिंग कर रहा था। तभी बानीखेत की तरफ से एक मारुति एस्टीम कार वहां आकर रुकती है, ग्रे रंग की। और जैसे ही उस कार का शीशा नीचे होता है, हाँ, जैसे ही खिड़की खुलती है, बाहर खड़े पुलिस वालों को एक बहुत ही तेज गंध आती है, गांजे और चरस की गंध। अब देखिए, ये कोई फिल्मी कहानी या वेब सीरीज का सीन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं, ये एकदम हकीकत है। हाँ, ये वो असल पल है जिसने एक ऐसी कानूनी लड़ाई की शुरुआत की जो मतलब आप सोचिए, पूरे 11 साल बाद 8 अप्रैल 2026 को भारत के सुप्रीम कोर्ट में जाकर खत्म हुई। और इस केस को आधिकारिक तौर पर हेमराज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य के नाम से जाना जाता है। सही कहा आपने। अब बाहर से देखने पर ना, ये आपको मादक पदार्थों की तस्करी का एक बहुत ही सीधा साधा मामला लग सकता है कि पुलिस ने गाड़ी रोकी, ड्रग्स मिले और गिरफ्तारी हो गई, बस केस खत्म। हाँ, आमतौर पर लोग यही सोचते हैं। बिल्कुल, लेकिन जब हम इस मामले की परतों को उधेड़ते हैं ना, तो ये एनडीपीएस एक्ट, हमारी भारतीय दंड संहिता और सजा तय करने वाले नियमों की एक बेहद उलझी हुई भूल भुलैया बन जाता है। और आज के इस विस्तृत विश्लेषण का हमारा जो मुख्य मिशन है, वो इसी कानूनी भूल भुलैया को सुलझाना है। हम ये डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि जब किसी जज के सामने दस्तावेजों और सबूतों का एक पहाड़ होता है, तो कानून की उन बारीक लाइनों की व्याख्या कैसे की जाती है, जो लाइनें किसी भी इंसान की जिंदगी के 10 या 20 साल तय कर सकती हैं। बिल्कुल, 10-20 साल बहुत बड़ा समय होता है। और पता है, यही बात इस पूरी चर्चा को इतना दिलचस्प बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि कानून एक सीधी रेखा की तरह चलता है, मतलब आपने अपराध किया, वो साबित हुआ और आपको सजा मिल गई। लेकिन असलियत में ऐसा होता नहीं है। ये तो एक शतरंज के खेल जैसा है। हाँ, एकदम शतरंज। इस खेल में मालिक और कब्जेदार, इन दोनों शब्दों के बीच का जो अंतर है ना, या फिर किसी एक ही घटना में होने वाले कई अपराधों की सजा को गिनने का तरीका, ये पूरी बाजी पलट सकता है। सही बात है। तो आज हम सिर्फ ड्रग्स पकड़े जाने की बात नहीं करेंगे, हम ये भी समझेंगे कि ये समवर्ती सजा क्या होती है। मतलब जो एक साथ चलने वाली सजाएं होती हैं, उनमें जुर्माने के लाखों रुपयों का आखिर होता क्या है। और देखिए, कानूनी दस्तावेजों की जो भाषा होती है ना, वो बहुत शुष्क होती है, बहुत ड्राई, लेकिन उसके पीछे हमेशा कुछ मानवीय कहानियां होती हैं। ऐसे फैसले होते हैं जो आगे चलकर पूरे देश की अदालतों के लिए नजीर बन जाते हैं। बिल्कुल। और हमराज के इस मामले में ट्रायल कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जो कुछ भी हुआ, वो हमें दिखाता है कि कैसे एक ही रात की घटना को अलग अलग कानूनी चश्मों से देखा जा सकता है। चलिए, उस रात की घटना को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। उस कार का नंबर था PB65A9377। पंजाब नंबर की गाड़ी थी। हाँ, और उस वक्त जो व्यक्ति गाड़ी चला रहा था, उसका नाम कुलवंत सिंह था। और दिलचस्प बात यह है कि वही उस कार का रजिस्टर्ड मालिक भी था। अच्छा। और हेमराज, जो इस पूरे मामले का मुख्य अपील करता है, वो आगे वाली पैसेंजर सीट पर बैठा हुआ था। अब जैसे ही खिड़की खुली और चरस की गंध आई, तो पुलिस को शक हुआ और उन्होंने पूरी कार की तलाशी ली। लेनी ही थी, गंध इतनी तेज होती है कि कोई इग्नोर कर ही नहीं सकता। बिल्कुल। और तलाशी के दौरान हेमराज जहां बैठा था ना, ठीक उसके पैरों के पास, मतलब लेग स्पेस में, एक नीले रंग का कैरी बैग रखा हुआ था। और उस बैग के अंदर 8 पारदर्शी पॉलीथीन के पैकेट थे। हाँ, और जब जांच हुई तो पता चला कि वो चरस है। और मात्रा सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। थोड़ी बहुत नहीं, पूरी 4 किलो और 100 ग्राम थी। कानून की नजर में ना, ये 4 किलो 100 ग्राम एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा है। वो कैसे? देखिए, एनडीपीएस एक्ट के तहत ना, ड्रग्स की मात्रा को अलग अलग कैटेगरी में बांटा जाता है। एक होती है अल्प मात्रा, यानी स्मॉल क्वांटिटी, और दूसरी होती है व्यावसायिक मात्रा, मतलब कमर्शियल क्वांटिटी। ओह, तो 4 किलो तो पक्का कमर्शियल में आएगी ना? बिल्कुल, ये साफ तौर पर कमर्शियल श्रेणी में आती है। और इसके पीछे कानून बनाने वालों का एक बहुत ही स्पष्ट उद्देश्य है। जब अल्प मात्रा पकड़ी जाती है, तो कानून ये मानकर चलता है कि अमन शायद वो व्यक्ति खुद नशा करता है, मतलब वो कंज्यूमर है, पेडलर नहीं। हाँ, और उसे सुधारने की जरूरत है, रिहैब की जरूरत है। लेकिन अगर कोई 4 किलो से ज्यादा चरस लेकर घूम रहा है, तो भाई ये पर्सनल यूज का मामला तो हो ही नहीं सकता। हाँ, कोई 4 किलो चरस अकेले तो कंज्यूम करेगा नहीं।
एकदम सही। ये सीधे तौर पर ड्रग्स के व्यापार या किसी बड़े सिंडिकेट का हिस्सा होने का संकेत देता है। इसीलिए जैसे ही मात्रा कमर्शियल हो जाती है, सजा की गंभीरता अपने आप कई गुना बढ़ जाती है। लेकिन असली कानूनी पेच ना यहीं से फंसना शुरू होता है। देखिए, दोनों पर एनडीपीएस एक्ट की धारा 20B 2C के तहत मामला दर्ज हुआ, जो कमर्शियल मात्रा में चरस रखने से जुड़ा है। यहां तक तो मुझे बात समझ आती है। ठीक है। लेकिन इसके साथ ही ना उन पर धारा 25 और धारा 29 इसके तहत भी आरोप लगा दिए गए। अब धारा 25 कहती है कि किसी अपराध के लिए अपने वाहन का इस्तेमाल होने देना। मुझे इस बात पर बहुत हैरानी होती है कि कार तो कुलवंत सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड थी ना, हेमराज तो सिर्फ पैसेंजर सीट पर बैठा था। हाँ, वो सिर्फ सहयात्री था। वही तो, अगर कोई व्यक्ति किसी की कार में सिर्फ लिफ्ट ले रहा है या सहयात्री है और वो कार का मालिक नहीं है, तो उस पर धारा 25 के तहत वाहन का इस्तेमाल होने देने का आरोप कैसे थोपा जा सकता है? बच जाती है। अच्छा, कौन सी शब्दावली? अगर आप एनडीपीएस एक्ट की धारा 25 को ध्यान से पढ़ें तो वो सिर्फ मालिक यानी ओनर शब्द तक सीमित नहीं है। उसमें साफ साफ लिखा है, जो कोई भी मालिक या कब्जेदार होने के नाते। कब्जेदार मतलब ऑक्यूपायर? बिल्कुल, कब्जेदार या ऑक्यूपायर या जिसका किसी वाहन पर नियंत्रण हो। अदालत ने ना इसी कब्जेदार शब्द को अपना आधार बनाया। मतलब सिर्फ गाड़ी के रजिस्ट्रेशन पेपर पर आपका नाम न होना ही काफी नहीं है, उस समय आप गाड़ी के किस हिस्से में हैं ये भी मायने रखता है। सटीक तौर पर यही बात है। कानून की भाषा में इसे चेतन कब्जा या कॉन्शियस पोजेशन का सिद्धांत कहा जाता है। कॉन्शियस पोजेशन? देखिए, हेमराज उस कार के आगे की सीट का कोई मासूम यात्री नहीं था जिसे कुछ पता ही ना हो। वो उस विशिष्ट जगह का कब्जेदार था। आप खुद सोचिए, चरस से भरा वो भारी भरकम नीले रंग का बैग ठीक उसके पैरों के बीच रखा था। हाँ, लेग स्पेस में। अब कोई भी व्यक्ति अदालत में ये दावा कैसे कर सकता है कि उसके पैरों के पास 4 किलो का बैग रखा है, उसमें से चरस की इतनी तेज गंध आ रही है और उसे उसके बारे में कुछ पता ही नहीं है? हाँ, ये बात तो हजम नहीं होती। बिल्कुल नहीं होती। उसका उस बैग और उस जगह पर सीधा नियंत्रण था। और इसके साथ ही ना अदालत ने धारा 29 यानी आपराधिक साजिश, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी का भी आरोप सही माना। साजिश का आरोप कैसे? क्योंकि इतनी बड़ी कमर्शियल मात्रा में ड्रग्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना बिना किसी मिलीभगत या प्लानिंग के ये संभव ही नहीं है। इसलिए ट्रायल कोर्ट का हेमराज को धारा 20 के साथ साथ 25 और 29 का भी दोषी ठहराना कानूनी कसौटी पर बिल्कुल खरा उतरता था। अरे वाह, ये तो वाकई आंखें खोलने वाला पहलू है। मतलब अगर आप किसी अवैध काम वाली गाड़ी में बैठे हैं और उस सामान पर आपका सीधा कब्जा दिख रहा है, तो आप ये कहकर पल्ला नहीं झाड़ सकते कि भाई गाड़ी मेरी नहीं है। बिल्कुल पल्ला नहीं झाड़ सकते। लेकिन असली झटका हेमराज को तब लगा होगा जब स्पेशल जज ने सजा का ऐलान किया। मतलब उस सजा के गणित को देखकर कोई भी चकरा जाए। हाँ, वो गणित थोड़ा जटिल है। मैं बताती हूँ। जज ने हेमराज को धारा 20 के तहत चरस रखने के लिए 12 साल की कठोर कैद सुनाई और 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगाया। जुर्माना न देने पर 1 साल की अतिरिक्त जेल। ये तो मुख्य अपराध की सजा हो गई। जी, लेकिन इसके बाद जो हुआ अमर, वो बहुत अजीब था। अदालत ने धारा 25 और 29 यानी वाहन इस्तेमाल करने देने और साजिश रचने के लिए अलग से 12 साल की कठोर कैद और 1,20,000 रुपए का जुर्माना लगा दिया। मतलब डबल कर दिया। हाँ, बाद में हाईकोर्ट ने भले ही कैद को 12 से घटा के 10 साल कर दिया, लेकिन ये जो अलग अलग सजा देने वाला पूरा स्ट्रक्चर था ना, वो वैसा का वैसा ही रखा। और ठीक इसी पॉइंट से हेमराज के वकीलों ने अपनी मुख्य जिरह शुरू की, जो आखिर में जाकर सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंची। उनका जो तर्क था ना, वो बहुत ही व्यवहारिक था। अलग अलग सजा क्यों? क्या ये हमारी भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 71 के तहत दोहरे दंड या डबल पनिशमेंट के सिद्धांत का उल्लंघन नहीं है? मैं समझ रहा हूँ आप क्या कहना चाह रही है। मतलब इसे ऐसे समझिए, मान लीजिए मैंने किसी रेस्टोरेंट में एक कॉम्बो मील का ऑर्डर दिया। मुझे एक साथ बर्गर, फ्राइज और कोल्ड ड्रिंक मिलते हैं। ठीक है। मैं उस पूरे कॉम्बो के लिए एक मुश्त कीमत चुकाती हूँ, लेकिन जब बिल आए तो मुझसे बर्गर के पैसे अलग और कोल्ड ड्रिंक के पैसे अलग वसूले जाएं, तो ये कैसा न्याय हुआ? जब ये सारे अपराध एक ही रात की एक ही घटना के हिस्से हैं, तो सजा को ऐसे टुकड़ों में क्यों बांटा गया? ये कॉम्बो मील वाली उपमा बहुत ही बढ़िया है, लेकिन इसे कानून के नजरिए से थोड़ा बदलना पड़ेगा। वो कैसे? इसे ऐसे समझे, कॉम्बो मील में बर्गर और ड्रिंक
एक साथ आते जरूर हैं, लेकिन मान लीजिए अगर ड्रिंक में कोई खराबी निकले तो आप शिकायत सिर्फ ड्रिंक की करेंगी ना, बर्गर की तो नहीं करेंगी। हाँ हाँ, ये तो है। वे एक साथ बंडल किए गए हैं, लेकिन दोनों अपने आप में स्वतंत्र उत्पाद हैं, इंडिपेंडेंट है। कानून भी उस रात की घटना को एक कॉम्बो जरूर मानता है, लेकिन उसमें जो साजिश रची गई यानी आपका बर्गर और जो गाड़ी का अवैध इस्तेमाल हुआ यानी ड्रिंक, हाँ। ये दोनों बिल्कुल अलग अलग कृत्य हैं। अच्छा, तो दोनों की अलग कीमत? जी हाँ, कानूनी रूप से इनकी अलग अलग कीमत चुकानी होगी। लेकिन अपीलकर्ता का तर्क तो ये था कि एनडीपीएस एक्ट में अनुमान धारा 25 और 29 की कोई अपनी सजा लिखी ही नहीं है। वे तो वापस धारा 20 की तरफ ही इशारा कर रही हैं। इस बात को गहराई से समझने के लिए ना हमें कानून बनाने की प्रक्रिया यानी ड्राफ्टिंग को देखना होगा। कानून की भाषा में इसे कानून द्वारा संदर्भ या लेजिस्लेशन बाय रेफरेंस कहते हैं। तो क्या इसका सीधा सा मतलब ये है कि कानून बनाने वालों ने यहाँ कोई शॉर्टकट लिया है? एक तरह से आप कह सकते हैं, हाँ। देखिए, विधायक या जो कानून बनाने वाले होते हैं वो बहुत ही व्यवहारिक होते हैं। अगर वे एनडीपीएस एक्ट की हर एक धारा और उपधारा के लिए अलग से 10-10 पन्नों की सजा की गाइडलाइन लिखने बैठ जाएं, तो कानून की किताब हजारों पन्नों की हो जाएगी। उसे समझना और लागू करना असंभव हो जाएगा। हाँ, वो तो एक ग्रंथ बन जाएगा। बिल्कुल, इसलिए वे एक शॉर्टकट अपनाते हैं। वे धारा 25 और 29 में बस इतना लिख देते हैं कि जो कोई भी अपराध करेगा उसे वही सजा मिलेगी जो उस मुख्य अपराध के लिए तय है। और इस केस में मुख्य अपराध धारा 20 था? एकदम सही, इस मामले में वो धारा 20 था। लेकिन अमसमा इसका मतलब ये कतई नहीं है कि साजिश रचने का जो अपराध है वो चरस रखने के अपराध में विलीन हो गया या उसी में मर्ज हो गया। ओहो, मतलब एक ही सजा की तरफ इशारा तो कर रहे हैं, लेकिन दोनों अपराधों की अपनी अलग अलग पहचान अभी भी बरकरार है। बिल्कुल बरकरार है। देखिए, किसी अपराध को अंजाम देने के लिए साजिश रचना ये एक मानसिक कृत्य है। ये असल घटना से बहुत पहले शुरू हो जाता है। हाँ, प्लानिंग तो पहले ही होती है। ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई साजिश रचे लेकिन पुलिस उसे घटना को अंजाम देने से पहले ही पकड़ ले, तब मुख्य अपराध तो हुआ ही नहीं, लेकिन साजिश रचने का अपराध तो पूरा हो चुका है ना। हाँ, ये पॉइंट तो बहुत सॉलिड है। इसी तरह अपने कब्जे वाली जगह का अवैध काम के लिए इस्तेमाल होने देना, ये एकदम अलग तरह का जुर्म है। सुप्रीम कोर्ट ने इसी बात पर अपनी मोहर लगाई कि दोनों अलग हैं। हाँ, कोर्ट ने कहा कि भले ही ये सारे कार्य समय के एक ही बिंदु पर एक साथ होते हुए लग रहे हों, लेकिन तकनीकी और कानूनी रूप से एकदम स्वतंत्र करते हैं। इसलिए अब इनके लिए अलग अलग सजा सुनाना पूरी तरह से वैध है और ये दोहरे दंड या डबल पनिशमेंट की श्रेणी में नहीं आता। चलिए, ये बात तो शीशे की तरह साफ हो गई कि दो अलग अपराधों के लिए दो अलग सजाएं दी जा सकती हैं। लेकिन इसके बाद इस मामले में एक ऐसा पेच आता है जिसने पूरी कहानी को घुमा दिया। और वो पेच जुर्माने का था। हाँ, देखिए, ट्रायल कोर्ट और हाई कोर्ट ने कहा था कि ये दोनों 10-10 साल की सजाएं समवर्ती रूप से चलेंगी, मतलब कॉन्करेंट। समवर्ती का मतलब है कि सजाएं एक साथ चलेंगी, पैरेलल। इंसान को 20 साल जेल में नहीं रहना होगा, बल्कि 10 साल में ही उसकी दोनों सजाएं पूरी मान ली जाएंगी। बिल्कुल। लेकिन अपीलकर्ता ने सुप्रीम कोर्ट में जो सवाल उठाया ना, वो बहुत ही मारक था। उन्होंने पूछा कि अगर जेल में बिताया जाने वाला समय समवर्ती हो सकता है, तो फिर जुर्माने की रकम समवर्ती क्यों नहीं हो सकती? बहुत ही लॉजिकल सवाल है ये, है ना? अदालत ने धारा 20 के लिए 1,20,000 रुपए और धारा 25-29 के लिए फिर से 1,20,000 का जुर्माना लगा दिया था। मतलब कुल मिलाकर 2,40,000 रुपए। तो अगर व्यक्ति को दोहरी जेल नहीं काटनी पड़ रही है, तो उसे दुगना जुर्माना भरने के लिए क्यों मजबूर किया जा रहा है? ये सवाल ना हमारे पूरे न्याय शास्त्र की जड़ पर चोट करता है और इसका जवाब देने के लिए सुप्रीम कोर्ट को भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 53 सेक्शन 53 के ऐतिहासिक संदर्भ में जाना पड़ा। धारा 53 में ऐसा क्या है? धारा 53 हमें बताती है कि भारतीय कानून में सजा यानी पनिशमेंट के कितने प्रकार हैं। इसमें मौत की सजा है, उम्र कैद है, कठोर या साधारण कारावास है, संपत्ति की जब्ती है और इसी सूची में जुर्माना यानी फाइन भी शामिल है। एक मिनट, मतलब जुर्माना सिर्फ कोई पेनल्टी या कोई टैक्स नहीं है, वो कानूनी तौर पर एक सजा ही है। यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था इस केस का। जुर्माना सजा का ही एक रूप है। सुप्रीम कोर्ट ने शहजाद खान, महबूब खान पठान और शांतिलाल बनाम मध्य प्रदेश राज्य जैसे जो पुराने और स्थापित मामले हैं उनका हवाला दिया। अच्छा। उन्होंने कहा कि समवर्ती सजा का सिद्धांत इसलिए बनाया गया है ताकि अपराधी पर कोई अमानवीय बोझ ना पड़े। जब अदालत यह आदेश देती है कि सजाएं समवर्ती चलेंगी,
तो इसका मतलब है कि पूरी की पूरी सजा समवर्ती होगी। और क्योंकि जुर्माना भी सजा का हिस्सा है। बिल्कुल, चूंकि जुर्माना भी उसी सजा का एक अभिन्न अंग है, इसलिए उसे भी समवर्ती होना चाहिए। अरे वाह, तो इसका मतलब है कि अगर जेल की सजा एक साथ चल रही है तो अदालत उस व्यक्ति से 2 बार जुर्माना नहीं वसूल सकती, उसे सिर्फ एक ही जुर्माना देना होगा। एकदम सही निष्कर्ष है आपका। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि व्यक्ति को 2 बार जुर्माना भरने के लिए मजबूर करना तर्कसंगत नहीं है, इसलिए उन्हें हेमराज को केवल एक ही जुर्माने की रकम यानी 1,20,000 रुपए के लिए ही उत्तरदायी माना गया। ये तो बहुत ही तार्किक और राहत देने वाली बात है, लेकिन इसमें एक और बारीक धागा उलझा हुआ था। डिफॉल्ट जेल वाला। हाँ, देखिए, अगर कोई व्यक्ति जुर्माना नहीं भर पाता है तो कानून उसे अतिरिक्त जेल भेजता है, जिसे हम डिफॉल्ट जेल या डिफॉल्ट इम्प्रिजनमेंट कहते हैं। हेमराज के मामले में ये अतिरिक्त जेल 1 साल की थी। तो मेरा सवाल ये है कि क्या वो डिफॉल्ट जेल वाली सजा भी समवर्ती नियम के तहत एक साथ चल सकती है? यहां पर अदालत ने एक बहुत ही स्पष्ट और सख्त लकीर खींच दी। क्या कहा अदालत ने? सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जुर्माना तो एक सजा है जिसे समवर्ती किया जा सकता है, लेकिन जुर्माना न भरने की सूरत में जो डिफॉल्ट जेल होती है ना, वो सजा नहीं है। तो फिर वो क्या है? वो एक पेनल्टी है। लेकिन 1 मिनट रुकिए, जेल तो आखिर जेल ही है ना, चाहे आप उसे सजा कहें या पेनल्टी कहें, इंसान तो सलाखों के पीछे ही जा रहा है। मतलब एक आम आदमी के लिए तो दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये तो मुझे सिर्फ कानूनी शब्दों का खेल लग रहा है। सुनने में ये शब्दों का खेल जरूर लग सकता है, लेकिन इसके पीछे ना एक बहुत गहरा कानूनी दर्शन है, एक फिलॉसफी है। वो कैसे? इसे ऐसे समझना होगा कि सजा वह है जो राज्य किसी व्यक्ति को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए देता है। जैसे हेमराज ने ड्रग्स रखे तो उसे सजा मिली। ठीक है। लेकिन जब अदालत किसी पर जुर्माना लगाती है तो वह एक न्यायिक आदेश होता है, कोर्ट का ऑर्डर। अगर कोई व्यक्ति वो जुर्माना नहीं भरता तो वह एक तरह से अदालत के आदेश की अवमानना कर रहा है, कंटेम्प्ट कर रहा है। अच्छा, तो पेनल्टी उस अवमानना की है? बिल्कुल। डिफॉल्ट जेल वाली जो पेनल्टी है वो उसी अवमानना का परिणाम है। ये उस मूल अपराध की सजा नहीं है, बल्कि अदालत का आदेश न मान पाने की पेनल्टी है। समझ रही हूँ। आप खुद सोचिए, अगर डिफॉल्ट पेनल्टी को भी समवर्ती कर दिया जाए तो कोई भी अपराधी कभी जुर्माना भरेगा ही नहीं ना। हाँ, वो तो सोचेगा कि जब मूल सजा के साथ ही ये जेल भी कट जानी है तो मैं अपने पैसे क्यों खर्च करूं? एकदम सही। इसीलिए पेनल्टी कभी समवर्ती नहीं हो सकती। हालांकि इस मामले में चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया था कि जुर्माना ही सिर्फ एक है, तो अगर हेमराज वो एक जुर्माना नहीं भरता है तो उसे सिर्फ उस एक जुर्माने की ही डिफॉल्ट पेनल्टी यानी 1 साल भुगतनी होगी, 2 साल नहीं। ओहो, ये पूरा गणित अब जाकर शीशे की तरह साफ हुआ है मेरे लिए। तो आइए एक बार नजर डालते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का जमीनी स्तर पर क्या असर हुआ। बिल्कुल। देखिए, जब ये मामला 8 अप्रैल 2026 को सुप्रीम कोर्ट में सुना जा रहा था, तब तक हेमराज जनवरी 2026 तक जेल में अपने 11 साल पूरे कर चुका था। और यही बात इस फैसले को उसका अंतिम रूप देती है। जी, उसकी मुख्य सजा 10 साल की थी। वो समय वो पूरा कर चुका था। अब समवर्ती नियम के कारण उस पर केवल 1,20,000 रुपए का एक ही जुर्माना लागू था। लेकिन क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, वो ये जुर्माना नहीं भर पाया और इस कारण उसे उस जुर्माने के बदले 1 साल की अतिरिक्त डिफॉल्ट पेनल्टी काटनी पड़ी। यानी 10 साल की मूल सजा और 1 साल की पेनल्टी, कुल मिलाकर 11 साल। हाँ, 11 साल। और चूंकि वो ये 11 साल का पूरा समय जेल में काट चुका था, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि अगर वो किसी अन्य मामले में वांछित नहीं है तो उसे तुरंत प्रभाव से रिहा कर दिया जाए। और ये फैसला भारत के कानूनी इतिहास में एक अहम नजीर बन गया। इसने एनडीपीएस एक्ट के तहत अलग अलग धाराओं की व्याख्या को तो सुलझाया ही, साथ ही जुर्माने और समवर्ती सजा के गणित को भी हमेशा के लिए अमर स्पष्ट कर दिया। वाकई, मतलब 2014 की उस सर्द रात में एक साधारण सी दिखने वाली पुलिस चेकिंग ने एक ऐसी कानूनी यात्रा की शुरुआत की जिसने कानूनों, धाराओं, उपधाराओं और न्याय के सिद्धांतों की पूरी प्रयोगशाला खोलकर रख दी। बिल्कुल। हेमराज तो अब आजाद हो गया, लेकिन मेरा मानना है कि ये पूरा मामला अपने पीछे कई सवाल छोड़ जाता है। और उन सवालों में सबसे अहम सवाल वो है जो हमारी पूरी न्याय व्यवस्था की नींव को टटोलता है। आप किस सवाल की बात कर रहे हैं?
देखिए, जैसा कि हमने अभी देखा, सुप्रीम कोर्ट ने ये तो साफ कर दिया कि जुर्माना ना देने पर होने वाली जेल मुख्य सजा नहीं बल्कि एक पेनल्टी है। लेकिन जरा उस व्यक्ति की स्थिति की कल्पना कीजिए जिसके पास सच में जुर्माना भरने के लिए पैसे नहीं हैं। अगर हेमराज के पास वो 1,20,000 रुपए होते तो वह 10 साल पूरे करते ही वो रकम चुकाता और 1 साल पहले ही आजाद होकर अपने घर चला जाता। हाँ, बिल्कुल चला जाता। लेकिन वो सिर्फ इसलिए क्योंकि उसका बैंक खाता खाली था, उसे अपनी जिंदगी का एक पूरा साल जेल की उस अंधेरी कोठरी में अतिरिक्त बिताना पड़ा। ये तो बहुत दुखद है। इससे ये बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या हमारी न्याय प्रणाली अनजाने में ही सही किसी अपराध को नहीं बल्कि वित्तीय अक्षमता को दंडित कर रही है? मतलब गरीबी को दंडित कर रही है। बिल्कुल। अगर कोई इंसान अपनी गरीबी के कारण अपनी आजादी का एक अतिरिक्त साल खो देता है तो क्या वो अपनी जुर्म की कीमत चुका रहा है या फिर वो अपनी गरीबी की कीमत अपनी स्वतंत्रता देकर चुका रहा है? उफ, ये तो बहुत ही गहरा सवाल है। जी, ये एक ऐसा भारी विचार है जो सिर्फ अदालतों को नहीं बल्कि जो लोग हमें सुन रहे हैं हम सबको इस पर गंभीरता से सोचने पर मजबूर करता है।